हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टिम स्टडी वेज। और मार्केंशिया की सीरीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, जिसमें आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताएंगे, जो है आर्चिगोनियोफोर। तो आर्चिगोनियोफोर अराइजेस एट द एपिकल नॉच ऑफ द थैलस जस्ट लाइक एंथ्रीडियोफोर। एपिकल नॉच, ये देखिए, ये एपिकल बिल्कुल एपेक्स है ना, थैलस का एपेक्स वाले पोर्शन पे ये है ना, ये लगा हुआ है जो गैमेटोफोर, ये आर्चिगोनियोफोर है क्योंकि यहाँ पे आर्चिगोनियम लगा हुआ है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ टर्मिनल डिस्क और रिसेप्टिकल। इसमें भी बिल्कुल एंथ्रीडियोफोर की तरह ही टर्मिनल डिस्क होता है, जिसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं। और इसकी स्टॉक मेल स्टॉक से थोड़ी सी बड़ी होती है, ये 2 to 5 सेंटीमीटर होता है, जबकि एंथ्रीडियोफोर में 1 to 3 सेंटीमीटर था। ठीक है ना। जो टर्मिनल डिस्क होती है उसमें 8 लोब्स होते हैं, जैसे एंथ्रीडियोफोर में था 8 लोब्स थे। डायग्राम में दिखाते हैं। ये एंथ्रीडियोफोर है। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा डायग्राम से, अभी एक्सप्लेन जब कर देंगे तो बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। नाउ पोजीशन ऑफ आर्चिगोनिया ऑन आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनिया आर बोर्न ऑन द अपर सरफेस ऑफ द रिसेप्टिकल। जो रिसेप्टिकल है उसके बिल्कुल अपर सरफेस पे आर्चिगोनिया होती हैं, और वो एक्रोपिटल सक्सेशन में होती हैं। मतलब कि जो मैच्योर आर्चिगोनिया होती हैं वो सेंटर की तरफ होती हैं, और जो यंग वंस होती हैं वो मार्जिन की तरफ होती हैं। ठीक है ना। इसमें 12 से 14 आर्चिगोनिया होती हैं ईच लोब ऑफ द डिस्क, और वो सिंगल रो में अरेंज होती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है, इसको पहले डायग्राम आपको दिखा लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये फीमेल रिसेप्टिकल है, मतलब आर्चिगोनियोफोर है, और इस पे ये आर्चिगोनिया, ये देखिए, ये इसका रिसेप्टिकल है, ये इसका डिस्क है। ठीक है। इस पे आर्चिगोनिया बिल्कुल स्ट्रेट को लगे हुए हैं, और ये एक्रोपिटल सक्सेशन में है। मतलब जो पुराने वाले हैं वो एकदम सेंटर्स में, और जो नए वाले वो किनारे पे हैं। जब ये ग्रो करता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इसका मिडिल पोर्शन है रिसेप्टिकल का, वो ग्रो करने लगता है। ठीक है। वो ग्रो करने लगता है, और जब ग्रो करने लगेगा तो साइड वाले पोर्शंस जो है लटकने लगेंगे, वो नीचे की तरफ इन्वर्टेड होगा और लटकने लगेगा। इससे क्या होगा कि जो यंगर वाले हैं वो अब अंदर की तरफ आ जाएंगे, और जो ओल्डर वाले हैं आर्चिगोनिया वो बाहर की तरफ हो जाएंगे, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस डायग्राम में ये उलट गया है, ये इन्वर्टेड हो गया है। ठीक है। तो पहले ये सीधा था, बट फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सेंट्रल पोर्शन में ग्रोथ हुआ, और ये किनारों की तरफ ऐसे जब बढ़ने लगा बीच से, तो ये किनारे इसके लटकने लगे, और वो इन्वर्टेड शेप में हो गया है ये आर्चिगोनियोफोर। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टॉक होता है आर्चिगोनियोफोर का, इलोंगेट होता है, और सेंट्रल पोर्शन जो होता है डॉर्सल सरफेस का, वो रैपिडली ग्रो करता है। वेंट्रल सरफेस के कंपैरिजन में ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से, मतलब बीच में तेज़ी से ग्रो हो रहा है और किनारे पे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसके जो 2 सरफेसेस का ग्रोथ होने की वजह से जो मार्जिनल रीजन ऑफ द डिस्क है, जिस पे आर्चिगोनिया है, वो नीचे की तरफ लटक जाएंगी और इन्वर्टेड हो जाएंगी। ठीक है ना। दस इन मैच्योर आर्चिगोनियोफोर में जो आर्चिगोनिया होती हैं वो वेंट्रल सरफेस पे होती हैं, डिस्क के वेंट्रल सरफेस पे, लाइज ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द डिस्क, एंड दे आर इन्वर्टेड विद देयर नेक डाउनवर्ड, और वो इन्वर्टेड होती हैं। अब क्या होता है, अब जब आप देखेंगे उसका नेक नीचे की तरफ दिखेगा लटका हुआ, और वेंटर ऊपर की तरफ दिखेगा, यानी वो उल्टा दिखेंगी। इन द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन द अरेंजमेंट ऑफ आर्चिगोनिया वो भी रिवर्स हो जाता है। पहले क्या था कि जो पुराने आर्चिगोनिया थे वो सेंटर में थे, और नए वाले बाहर की तरफ थे, लेकिन अब नए वाले सेंटर की तरफ आ जाएंगे और पुराने वाले बाहर की तरफ हो जाएंगे। आपको दिखाते हैं डायग्राम में। ये जैसे कि मैंने बताया, पहले एक्रोपिटल सक्सेशन में था, ये जो पुराने वाले थे वो बीच में थे और नए वाले किनारे बन रहे थे। लेकिन जब वो ग्रोथ हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद, और उल्टा जब, तो ये देखिए, ये नया वाला है, अब ये नया उलट के अंदर की तरफ आ गया और पुराना बाहर की तरफ हो गया, तो ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन इज accompanied by the development of one cell thick plate
like tissue, the pericytium or involucre on both sides of each archegonial row. पेरिकीटियम बनता है, क्यों बनता है आपको दिखाते हैं। देखिए, जब ये ऐसे उलट जाता है तो ये आर्चिगोनिया ऐसे लटकी हुई होती हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए। और ये आर्चिगोनिया एक दूसरे से टच नहीं है, ये एक दूसरे से टच ना हो और इनको सपोर्ट भी मिलता रहे, तो ये एक थिन लेयर की एक थिन सेल्स की लेयर बन जाती है, जिसे पेरिकीटियम कहते हैं। ये इनको सपोर्ट देती है क्योंकि ये लटक रही हैं, और इनको एक दूसरे से चिपकने से ये रोकती हैं। ये पेरिकीटियम है, ठीक है। तो ये पेरिकीटियम है, ये दोनों साइड में बनी हुई हैं, इधर भी पेरिकीटियम है, इधर भी पेरिकीटियम है। अब आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द डिस्क डेवलप लॉन्ग स्टाउट ग्रीन सिलेंड्रिकल प्रोसेस कॉल्ड द रेज, और वो 9 इन नंबर होते हैं। दिखाते हैं, ये देखिए, जिन रेस की बात हम कर रहे हैं वो ये हैं, 9 की संख्या में, इधर भी 9 इधर भी 9, ये रेज होते हैं, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर बने, इससे विंग शेप, इसको मतलब विंग जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यही होते हैं रेज, और ये 9 इन नंबर्स होते हैं। ये आर्चिगोनिया को, ये रेज आर्चिगोनिया को अम्ब्रेला जैसा अपीयरेंस देते हैं। आपने देखा ना अभी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पेल्टेट डिस्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ द थैलस। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इस पेल्टेट डिस्क का, ये बिल्कुल थैलस की तरह है। क्यों थैलस की तरह है? जैसे कि उसमें भी एयर चैम्बर्स होते थे, और क्या नाम है, उसमें एयर पोर्स होते थे, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते थे, वो सारे यहाँ भी दिखेंगे आपको, हम दिखाते हैं आपको। पहले ये देख लिए कि इट्स डॉर्सल एपिडर्मिस हैज़ बैरल शेप एयर पोर्स विच कम्युनिकेट विद द अंडरलाइंग एयर चैम्बर्स, एंड द एयर चैम्बर हैव मैनी सिंपल और ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, आर्चिगोनियोफोर का जो रिसेप्टिकल है, डिस्क है, वो देखिए थैलस के स्ट्रक्चर की तरह है, जैसे एंथ्रीडियोफोर में भी था। यहाँ पे देखिए, ये एयर पोर्स हैं, ये एयर चैम्बर है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं जो लगे हुए हैं, ब्रांचेस, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है ना, बिल्कुल थैलस की तरह इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जो आर्चिगोनियम की बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स की बनी होती है। एक वेंटर, जो नीचे का स्वॉलन पोर्शन होता है वेंटर कहलाता है, और ऊपर का पोर्शन नेक कहलाता है। वेंटर स्वॉलन बेसल पोर्शन होती है, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू होती है। जो लॉन्ग पोर्शन ट्यूबुलर, वो नेक कहलाता है। वेंटर कैविटी में 2 सेल्स होती हैं, 2 लार्ज सेल्स होती हैं। एक तो बेसल जो होता है वो एक्सेल होता है, और एक्सेल के ऊपर जो होती है वो छोटी, थोड़ी छोटी, वो वेंटर कैनाल सेल होती है, ठीक है ना। और द जैकेट ऑफ द वेंटर इज कंटिन्यूड इनटू द जैकेट ऑफ द नेक विच कंसिस्ट ऑफ 6 नेक सेल्स. The neck cells enclose a central canal called neck canal which contains a row of about 8 neck canal cells. आपको दिखाते हैं डायग्राम में। Now look at this diagram. This is the archegonium. Okay, ये swollen part venter है, ये इसका neck है, ठीक है ना। अच्छा, ये जैकेट होती है, इसको जैकेट कहते हैं। आइए, अच्छा, ये जो वेंटर की जैकेट है, ये जब ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ 6, इट कंसिस्ट ऑफ 6 नेक सेल्स, ये नेक सेल्स हैं, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ 6 नेक सेल्स, और नेक सेल एनक्लोज करती हैं जिन सेल्स को, इसे कहते हैं नेक कैनाल सेल्स। ये नेक सेल्स हैं, और ये जो है ये नेक कैनाल सेल्स हैं। क्लोज ले जाए थोड़ा, देखिए, ये जो है किनारे वाले नेक सेल्स हैं और बीच वाले नेक कैनाल सेल्स हैं। यहाँ 8 नेक कैनाल सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे जो वेंटर है, वेंटर वाले पोर्शन में 2 लार्ज सेल्स होते हैं। एक एक्सेल, नीचे वाला बड़ा एक्सेल, और उसके थोड़ा सा ऊपर जो होता है ये वेंटर कैनाल सेल होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपरी वाले हिस्से पे जो है 4 लिड या कवर सेल्स होती हैं। ऊपर वाली जो कवर सेल्स हैं ये 4 होती हैं, 4 लिड और कवर सेल्स होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखिए कि जो वेंटर के नीचे का पोर्शन है, वेंटर के नीचे आर्चिगोनिया में एक ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इस कॉलर लाइक स्ट्रक्चर को पेरीगाइनियम या स्यूडोपेरियांथ कहते हैं।
पेरिकीटियम मैंने आपको बताया था कि ये जो आर्चिगोनिया को सपोर्ट करने के लिए जो ये सेल पोर्शन है वो पेरिकीटियम है। पेरिगाइनियम क्या होता है? वेंटर के बेस पे, जो स्वॉलन वेंटर होता है उसके बेस पे कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस कॉलर लाइक स्ट्रक्चर को पेरिगाइनियम या स्यूडोपेरियांथ कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है ना, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है। ये मैंने बताया ना कि ये वेंटर कैनाल सेल है और ये नेक कैनाल सेल है। आगे चल के क्या होता है, ये सारी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और म्यूसिलेज बना लेती हैं। जब म्यूसिलेज इकट्ठा होके ज़्यादा होने लगता है तो वो स्वेल होता है और फोर्स क्रिएट करता है, जिस फोर्स की वजह से ये कवर या लिड खुल जाता है और आर्चिगोनिया का माउथ जो है वो ओपन हो जाता है ताकि एंथ्रोजॉइड जो है इसमें आ सके। तो समझ में आ गया ना। नेक कैनाल, वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल का कोई खास काम नहीं होता है, इनका यही काम होता है कि ये बाद में डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेज बन जाती हैं और इसको लिड को ओपन करने में हेल्प करती हैं। अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं। मेल प्रिपेयर हो गया, फीमेल प्रिपेयर हो गई। अब देखिए, वाटर इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो फ्रीली स्विम करते हैं एंथ्रीडियल डिस्क पे। कैसे? जब पानी की बूंद पड़ती है तो वो स्प्लैश होते हैं, स्प्लैश होके वो आर्चिगोनियो 4 पे जाते हैं पानी, इसलिए पानी का होना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, वे अट्रैक्ट होते हैं कीमोटैक्टिकली, कहाँ? टूवर्ड्स द आर्चिगोनियम। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स पहुंचते हैं बट ओनली वन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग। अब जब फ्यूज हो जाएगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट से एग से, तो वो फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ही, चाहे वो रेज हो, जो 9 रेज मैंने बताया था वो रेज हो, चाहे वो पेरिकीटियम हो, ये सब जो हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनते हैं। आपको डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए, ये रेज हैं, ये पेरिकीटियम है और ये है पेरिगाइनियम। ये सारे स्ट्रक्चर्स फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, ठीक है ना। स्पोरोफिटिक जनरेशन का सबसे पहला ये मेंबर होता है जाइगोट। जाइगोट के आगे फर्दर डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।